अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर लर्निंग जोन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं फाइनल टर्म सीरीज़ ENG 5 to 9 का लेसन नंबर 11 टेक्नोलॉजीज़ फॉर टीचिंग एंड लर्निंग L2 रीडिंग। अगर आप चैनल पर न्यू है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक क्लास में देखा करें। ये थोड़ा सा हमारा चैप्टर लंबा भी है, आप टॉपिक्स देख सकते हैं इसमें कितने लिखे हुए हैं। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन में क्या है हमारे पास? इंट्रोडक्शन है कि आजकल जो रीडिंग है ना वो सिर्फ बुक्स तक महदूद नहीं है, किताबों तक महदूद नहीं है, बल्कि ऑनलाइन रीडिंग से ना स्टूडेंट्स टेक्स्ट के साथ साथ लोगों के साथ इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। लेकिन जो L2 रीडर्स हैं ना, जो कि सेकंड लैंग्वेज में रीड कर रहे होते हैं, अब उनको ना कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, जैसे कि एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ डिस्ट्रैक्शन आर ओवरलोडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल्स। ठीक है, बट द रीडर एट द सेम टाइम बीइंग एक्सपोज टू द डेंजर ऑफ डिस्ट्रैक्शन आर ओवरलोडेड बाय द वॉल्यूम ऑफ मटेरियल्स। ये गॉडविन्स की स्टेटमेंट थी। अब जो L2 लर्नर्स है ना, उनको टेक्नोलॉजी बेस्ड टूल से सपोर्ट मिल सकता है ताकि वो ना रीडिंग स्किल्स अपनी बेहतर बना सके। टीचर्स का रोल इसमें ये है कि वो स्टूडेंट्स को नए डिजिटल टूल्स का यूज़ सिखाते हैं ताकि वो ग्लोबल कम्युनिटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। अब यहाँ पर फिर हमारे पास है द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस चैप्टर्स आर। यहाँ पर कौन सा ऑब्जेक्टिव है? टू इन्फॉर्म L2 टीचर्स। ये मैं अगर आपको आसान लफ्ज़ों में बताऊँ तो ये है कि जो L2 टीचर्स हैं, रिसर्चर्स और जो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर्स को थियोरेटिकल बेस देना, उसके बाद टेक्नोलॉजी टूल्स को इंट्रोड्यूस करना जो कि L2 रीडिंग में हेल्प करते हैं, टेक्नोलॉजी बेस्ड रीडिंग के चैलेंजेस पे बात करना, फ्यूचर डायरेक्शन डिस्कस करना लर्नर सेंटर्ड और ऑटोनॉमस लर्निंग के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है L2 रीडिंग थ्योरीज। अब इसमें हमने क्या पढ़ना है? L2 रीडिंग थ्योरीज में हमारे पास है कि यहाँ पर ना आप लोग के पास 3 पर्सपेक्टिव्स दिए हुए हैं। रीडिंग को समझने के लिए ना 3 व्यूज़ दिए हुए हैं। वो कौन कौन से हैं? स्ट्रक्चरल व्यू है, कोग्निटिव व्यू है और मेटा कोग्निटिव है। अब बॉटम अप और टॉप डाउन है। स्ट्रक्चरल व्यू को क्या कहते हैं? बॉटम अप कहते हैं। कोग्निटिव को टॉप डाउन और फिर है मेटा कोग्निटिव। वो जो फर्स्ट हमारे पास यहाँ पर है स्ट्रक्चरल व्यू बॉटम अप। इसमें अब क्या पढ़ना है? ये व्यू कहता है कि जो रीडिंग है उसका मतलब होता है लेटर्स और वर्ड को डिकोड करना। रीडर को पैसिव रिसीवर समझा जाता है और इस मॉडल को क्रिटिसाइज किया गया किस वजह से? क्योंकि ये वाला जो मॉडल है ना, ये कॉन्टेक्स्ट और मीनिंग को इग्नोर करता है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर है कोग्निटिव व्यू। इसमें क्या है? अब इसमें ना यहाँ पर एक गुड्समैन की स्टेटमेंट भी है, ये थर्ड लाइन में है, फोर्थ लाइन में है। फ्रॉम द कोग्निटिव व्यू रीडिंग इज रिगार्डेड एज द गेसिंग गेम। कोग्निटिव व्यू क्या कहता है? इसमें है कि रीडर को एक्टिव समझा जाता है जो बैकग्राउंड नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट से टेक्स्ट को समझता है। रीडिंग एक गेसिंग गेम है, जैसे कि जो रीडर है ना वो हाइपोथेसिस बनाता है और फिर उन्हें टेस्ट करता है। और जो यहाँ पर है ना स्कीमा और प्रियोर नॉलेज है, यानी कि जो पुराना नॉलेज होता है उस स्कीमा और प्रियोर नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये नहीं होते ना तो रीडर को रीडिंग में मुश्किल है। मेटाकोग्निटिव रीडिंग इसमें क्या है? इसमें ये है कि जो ना ये क्या करता है कि दोनों जो हमने स्ट्रक्चर और कोग्निटिव बॉटम अप और टॉप डाउन पढ़े थे, उन मॉडल्स को ना मिलाकर एक फ्लेक्सिबल रीडिंग अप्रोच को प्रमोट करता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ब्लॉक और डोल हैं, ये क्या कहते हैं? इन्होंने कहा कि स्ट्रेटेजिक रीडर जो है ना वो मॉनिटर करते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग को और मुश्किल जहाँ पर चीज़ें होती हैं ना वहाँ पर स्ट्रेटजीज यूज़ करते हैं, जो स्ट्रेटेजिक रीडर होते हैं। अब मेटाकोग्निटिव बाय यूजिंग मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बाय यूजिंग मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज ये हैं कि जो मेटाकोग्निटिव स्ट्रेटजीज हैं वो कैसे हेल्प करती हैं रीडर्स को? तो वो हेल्प करती हैं रीडर्स टू एक्टिवेट बैकग्राउंड नॉलेज, टू प्लान एंड मॉनिटर रीडिंग टास्क, उसके बाद कंट्रोल देयर अंडरस्टैंडिंग्स। ये एंड पे दिया हुआ है कि ये इनकी स्टेटमेंट्स थी। ठीक है, ऐसे ले थ्योरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू L2 रीडिंग। इसमें अब हमने क्या पढ़ना है? जब रीडिंग को सेकंड लैंग्वेज एक्वेशन के ज़रिए समझा जाता है ना और टेक्नोलॉजी को ऐड किया जाता है तो जो रीडिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादा क्या हो जाता है? कम्प्लेक्स, इवन मोर कम्प्लेक्स टू कॉन्सेप्चुलाइजेशन। वो वाला जो कॉन्सेप्ट है ना वो और ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर अब हम यहाँ पर बात करें SLA थ्योरीज एंड एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी टू L2 रीडिंग, तो इसमें क्या है? जब रीडिंग को ना सेकंड लैंग्वेज एक्वेशन यानी कि SLA के ज़रिए समझा जाता है और टेक्नोलॉजी को इसमें ऐड किया जाता है तो रीडिंग का प्रोसेस क्या हो जाता है? मोर कम्प्लेक्स हो जाता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी जैसे कि हमारे पास मल्टीमीडिया है, वेब टूल्स और इंटरएक्टिविटी से ना रीडिंग सिर्फ टेक्स्ट तक महदूद नहीं रहती, बल्कि ये क्या बन जाता है? एक सोशल और मल्टी मॉडल जो हमारे पास है ना एक्सपीरियंस बन जाता है। स्टूडेंट्स जो है वो सिर्फ टेक्स्ट से नहीं समझते बल्कि वो लोगों से इंटरेक्ट भी करते हैं, आइडियाज़ शेयर करते हैं और अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होती है। अब यहाँ पर कॉल और SLA थ्योरीज हैं। जो कॉल है ना कंप्यूटर असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग रिसर्चर्स, उन्होंने SLA थ्योरीज का यूज़ किया ताकि वो जो टेक्नोलॉजी टूल्स है ना उनको इफेक्टिव बना सकें। और कुछ मेजर थ्योरेटिकल अप्रोचेस भी हैं जो कि टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन में हेल्प करती हैं। फर्स्ट हमारे पास है द फोकस ऑफ कोग्निटिव थ्योरी क्या है? तो यहाँ पर कोग्निटिव थ्योरी पहले हमारे पास है। कोग्निटिव थ्योरी का फोकस किस चीज़ पर है? ये क्या फोकस करता है? तो ये इसका फोकस है द फोकस ऑफ कोग्निटिव थ्योरी ऑन नोटिसिंग। ये अपनी चीज़ें याद रखनी है। ठीक है,
वर्किंग मेमोरी, ऑटोमाइजेशन ऑफ वर्ड रिकॉग्निशन। नोटिसिंग क्या होता है? लर्नर्स है ना, उसको किसी भी चीज़ पे एक ऐसे ध्यान देना होता है कि वो चीज़ उसको ना, ताकि वो एक्वायर हो। उसके बाद यहाँ पर है कि जो ऑनलाइन ग्लोसरीज हैं, डिक्शनरीज हैं, एनोटेशन है, ये सब क्या करते हैं, ये रीडिंग कम्प्रीहेंशन और वोकेबलरी लर्निंग को इम्प्रूव करती हैं। अगर यहाँ पर अब देख लें हम मेयर्स कोग्निटिव थ्योरी, तो इसमें क्या है, CTML, ये है कोग्निटिव थ्योरी ऑफ मल्टीमीडिया लर्निंग। ये आपने याद रखना है। उसके बाद जो मल्टीमीडिया लर्निंग थ्योरी के मुताबिक क्या है कि लर्निंग तब बेस्ट होती है जब लर्नर जो है वो सिलेक्ट सुटेबल वर्ड्स एंड पिक्चर्स, ऑर्गेनाइज देम इनटू कोहेरेंट पिक्टोरिकल एंड वर्बल मॉडल्स, कि जब ना जो लर्नर है वो इमेजेस और वर्ड्स को इंटीग्रेट करे ना, तो तब लर्निंग ज़्यादा बेस्ट हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाकोग्निटिव अप्रोच। इसमें क्या हमारे पास मेटाकोग्निशन का मतलब है कि अपनी रीडिंग को ना मॉनिटर और कंट्रोल करना। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है सोशल कल्चरल थ्योरी। इसमें क्या है, सोशल कल्चरल थ्योरी, इसमें लेंटॉफ 2010 में ये क्या कहते हैं कि जो लैंग्वेज लर्निंग है ना, वो इज़ नॉट अ इंडिविजुअल स्किल लर्निंग। ठीक है, जो लैंग्वेज लर्निंग है वो इंडिविजुअल स्किल लर्निंग नहीं है, बल्कि वो क्या है, वो एक सोशल प्रोसेस है। अब जो वेब टूल है ना और जो कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है, उनसे लर्नर्स जो हैं वो क्या करते हैं, वो दूसरों के साथ मिलकर मीनिंग्स बनाते हैं, वोकैबुलरी, रीडिंग कम्प्रीहेंशन और जो कोलैबोरेटिव वर्क है ना, उस पर फोकस होता है। मुझे नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है टेक्नोलॉजीज इन यूज फॉर टीचिंग एंड लर्निंग ऑफ L2 रीडिंग। अब इसमें क्या है, द रेंज ऑफ क्वांटिटी ऑफ एप्लीकेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर रीडिंग हैव ग्रोन रैपिडली। अब यहाँ पर देखो कि जो मॉडर्न क्लासरूम है ना, उनमें L2 रीडिंग के लिए बहुत सी एप्लीकेशंस अवेलेबल हैं, लेकिन जो एक अच्छा टूल्स है ना, उसको चूज़ करने के लिए मुश्किलात पेश आ सकती हैं। टीचर्स को सोच समझ कर टेक्नोलॉजी सेलेक्ट करनी चाहिए बेस्ड ऑन टारगेटेड स्किल एंड पेडागोगिकल स्किल। ये आपने याद रखनी, ये आपने दो चीज़ें याद रखनी है कि देखें द प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट विच टेक्नोलॉजी टू यूज टू टीच टारगेटेड लैंग्वेज स्किल्स एंड सम स्पेसिफिक पेडागोजिकल ऑब्जेक्टिव्स कैन बी कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है बच्चों, उसके यहाँ पर हमारे पास ना कुछ कैटेगरीज दी हुई हैं, 3 कैटेगरीज हैं। वो कौन कौन सी हैं टेक्नोलॉजीज फॉर L2 रीडिंग के लिए? एक है सेल्फ डिवेल्प्ड कोर्स एंड कमर्शियल कोर्स वेयर, दूसरा है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विद इंडिविजुअल टूल्स एंड मोबाइल डिवाइसेस, और फिर है CMC टेक्नोलॉजीज़, जैसे कि वो चैट, ईमेल और ये चीज़ें आ जाती हैं। हम यहाँ पर पहला अपना देख लें सेल्फ डिवेल्प्ड एंड कमर्शियल कोर्स पर। तो पहले सेल्फ डिवेल्प्ड के बारे में बात कर लेते हैं। ये एक ऐसा टूल्स होता है ना जो कि स्पेसिफिक लर्नर्स के लिए डिज़ाइन की जाता है। वोकैबुलरी इंप्रूव करने के लिए मल्टीमीडिया ग्लोसेस और एनोटेशन का यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पर ना ITS का एक वर्ड दिया, ये आपने याद रखना है, इंटेलिजेंस ट्यूटरिंग सिस्टम, ये भी काफ़ी यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर है कमर्शियल कोर्सवेयर। ये हम पढ़ रहे थे। कमर्शियल कोर्सवेयर जो होता है ना, ये रेडीमेड होता है, मोस्टली कंपनीज बनाती हैं और लाइसेंस के साथ मिलता है। एग्जांपल यहाँ पर हमें दी हुई है लॉन्ग पेन इंग्लिश ऑनलाइन की। उसके बाद जो हर टीचर है ना, वो खुद कोर्सवेयर डेवलप नहीं कर सकता, बल्कि इसके लिए ना कमर्शियल ऑप्शंस होते हैं ना, वो ज़रूरी होते हैं। बच्चों हमारे पास यहाँ पर है ऑनलाइन एक्टिविटीज़ विद इंडिविजुअल स्टडी टूल्स एंड पोर्टेबल डिवाइसेज। इसमें क्या पढ़ना है, इसमें अगर मैं आपको, ये आपने बाकी हाईलाइट जो है वो देख लेना है। ये होता है कोर्सवेयर से अलग छोटी छोटी इंडिपेंडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि डिक्शनरी, ग्लोसेस और इंटोनेशंस हो गई। इनमें क्या है कि यहाँ पर हमारे पास ना कुछ दी हुई हैं फेमस साइट्स दी हैं, जैसे कि कैम्ब्रिज है, उसके बाद ये dictionary.com है, वर्ड रेफरेंसेज हैं, ये दी हुई हैं। ये क्या करते हैं, स्टूडेंट्स को ना डिक्शनरी, ग्लोसेस और इंटोनेशंस जो हैं वो स्टूडेंट्स को वर्ड्स मीनिंग समझने में हेल्प करती हैं, प्रोनाउंसिएशन में और वर्ड्स का कैसे इस्तेमाल करना है, ये सारी चीज़ों में ना हेल्प करती हैं। फिर जो यहाँ पर रिसर्च का फोकस है वो किस चीज़ पर है कि जो कि L2 लर्नर्स है ना, L2 लर्नर्स है, उनके लिए वोकैबुलरी जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। इसलिए इन टूल्स का यूज़ एक्सटेंसिव होना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास एक है NLP टूल्स। इन रिसेंट डेज NLP टूल्स एंड रिसोर्सेज हैव बिकम मोर वर्सटाइल, वोकैबुलरी लर्निंग टूल्स आर इंक्रीजिंग अडेप्टिव टू लर्नर कंट्रोल एंड नीड्स। ठीक है, ये आपने याद रखनी है, ये उसमें आ सकता है, MCQs में आ सकता है। फिर हमारे पास यहाँ पर है कॉनकॉर्डेंसिंग टूल्स। ये क्या करता है, ये क्या करता है, अ कॉनकॉर्डेंसर इज अ कॉर्पस एनालिसिस टूल दैट एक्सट्रैक्ट इंस्टेंसेस of given word from a corpus database at the internet and then present to the users a list of occurrence of the word, part of the word or combination of word together with their context from a corpus of text। अगर आसान लफ्ज़ों में बताऊं तो ये टूल्स जो है ये कॉर्पस या वर्ड डाटाबेसेस से किसी वर्ड का जो है ना, वो उसका जो यूजेज है वो कॉन्टेक्स्ट में शो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास दी हुई है कि जो ये लेक्चर दिया हुआ है, लेक्स ट्यूटर, उसके बाद ये फ्रेसेस इन इंग्लिश हैं, और ये कौन सा है, ये 2 सोफिस्टिकेटेड वेबसाइट्स हैं जो कि क्या करते हैं, फ्री और हेल्पफुल टूल्स हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग लेवल क्लासिफिकेशन टूल्स। इसमें क्या है कि इनका काम होता है टेक्स्ट को सिंप्लीफाई करना, ताकि लर्नर्स इजीली समझ सकें। टेक्स्ट को इजी बना के रीडिंग कम्प्रीहेंशन इंप्रूव की जाती है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है स्पीच सिंथेसिस एंड स्पीच रिकॉग्निशन। इसमें क्या है,
इसमें क्या होता है कि जो टेक्स्ट है ना उसको स्पीच में तब्दील किया जाता है। बहुत सारे फ्री टूल्स अवेलेबल हैं, ये हमारे पास लिखे हुए हैं, स्पीक सिलेक्शन, स्क्रीन रिकॉर्डर, नेचुरल रीडर, इस तरह के, और कुछ बट सम आर कमर्शियल लाइक टेक्स्ट रीडर, वॉइस ड्रीम रीडर, इस तरह के। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास एग्जांपल दिया वोकी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो वोकी क्रिएटेड बाय ऑडकास्ट, ये जो चीज़ है ना ये आपने पढ़ लेनी है। और ये अवेटर्स अलाउ करता है यूजर्स को टू क्रिएट देयर टॉकिंग अवेटर्स। उसके बाद स्पीकिंग डिफरेंट एशियंस और दे कैन बी ईमेल्ड, एम्बेडेड ऑन द वेबसाइट्स और शेयर्ड ऑन सोशल मीडिया। ये आपने वोकी के बारे में स्टेटमेंट याद रखनी है, एमसीक्यूज में आ सकती है। उसके बाद है कि टीचर्स कैन यूज इट्स क्लासरूम मैनेजमेंट सिस्टम टू असाइन स्टूडेंट क्लास वर्क। जो टीचर्स है ना वो इसे क्लासरूम टास्क में यूज़ कर सकते हैं। अब इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा यहाँ पर यह है कि जो L2 रीडर्स है ना उनको सपोर्ट मिलता है कंप्रीहेंशन में, और स्ट्रगलिंग रीडर्स के लिए भी ना ये बहुत हेल्पफुल होता है। SR क्या है? स्पीच रिकॉग्निशन है। ये क्या चीज़ है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर आपकी जो बात होती है ना उसको समझता है और इंटरप्रेट करता है। बहुत सी कार्स ऐप हैं और सॉफ्टवेयर हैं इस टेक्नोलॉजी को ना यूज़ करती हैं, जैसे कि रोसेटा स्टोन यहाँ पर दिए हुए है। उसके बाद ये टेल मी मोर, इस तरह की जो हमारे पास दी हुई है ना, और ड्यूलिंगो है, इंग्लिश सेंट्रल है, ये हमारे पास कुछ नहीं है। ये कौन से है? ये कुछ ऐप्स और सॉफ्टवेयर हैं जिस टेक्नोलॉजी को यूज़ करती हैं। स्पीच रिकॉग्निशन क्या है? SR है। ये इसका मतलब ये होता है कि कंप्यूटर जो है वो आपकी बोली हुई चीज़ को ना समझता है और उसको इंटरप्रेट करता है। तो बच्चों यहाँ पर फाइंडिंग्स क्या आती है? फाइंडिंग सजेस्ट दैट यूज ब्रिंग नॉट टू मोटिवेट जे। इसमें फाइंडिंग्स क्या आती है कि जो IBM रीडिंग कंपेनियंस और प्रोजेक्ट लिसन है ना, प्रोजेक्ट्स लिसन ने बच्चों की रीडिंग एबिलिटी को इम्प्रूव किया, और टेल मी मोर सॉफ्टवेयर ने EF लर्नर्स की कंप्रीहेंशन भी इन टेल मी मोर सॉफ्टवेयर ने EF लर्नर्स की कंप्रीहेंशन भी इन्हेंस की थी। ये इनकी थी मेहमी एंड वर्मागैनी, इन 2013 इनकी स्टेटमेंट्स थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है मोबाइल डिवाइसेस। इसमें क्या पढ़ना है? मोबाइल डिवाइसेस में ये है, इसमें ना कुछ मोबाइल डिवाइसेस हैं मैनी एडवांटेजेस और लर्निंग टूल्स। एडवांटेजेस क्या हैं कि वो पोर्टेबल हैं, कहीं भी लर्निंग हो सकती है, सेम SMS है, ऐप्स और सोशल मीडिया के जरिए ना इन्फो शेयर की जा सकती है। यहाँ पर फिर कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं बच्चों, ये आपने एक नज़र देख लेनी है। और MAL क्या है? मोबाइल असिस्टेड लैंग्वेज लर्निंग है टू लर्न द ESL स्किल्स। अब सजेस्टेड ऐप्स कौन सी दी हुई हैं ESL लर्निंग के लिए? ऐप स्टोर है, उसके बाद फ्री गूगल ऐप्स फॉर एजुकेशन है, और ग्रामर लर्निंग है। ये सारी जो ऐप्स है ना ये आपके पास यहाँ पर काफ़ी सारी थी। आप इनमें से ना कुछ के नाम याद रख लेने हैं, ये उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह में आ सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है CMC टेक्नोलॉजी। इसमें क्या है? आजकल ना जो रीडिंग है, रीडिंग इंस्ट्रक्शंस में ना कोऑपरेटिव लर्निंग और को कंस्ट्रक्शंस ऑफ मीनिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है, यानी स्टूडेंट्स मिलकर रीड करते हैं और फिर समझते हैं। CMC का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि कंप्यूटर मेडिएटेड कम्युनिकेशन, जिसमें ईमेल, चैट, ऐप्स, मूव और अदर ऑनलाइन टूल्स यूज़ किए जा सकते हैं। यहाँ पर कुछ हमारे पास एग्जांपल्स दी हुई हैं, ये लैन की है। उसके बाद शैंक 2005 में, ये क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने ईमेल यूज़ करके पीयर कोलैबोरेशन किया रीडिंग टास्क में। डिवेल्प्ड एन इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड पीयर कोलैबोरेशन एनवायरनमेंट टू एक्सप्लोर स्टूडेंट्स एटीट्यूड टूवर्ड्स ईमेल एप्लीकेशन इन रीडिंग क्लासेस। लैन 2013 में क्या है? डिज़ाइनर ने क्या किया कि एक ना ये माय वर्ड टूल्स है, नाम का टूल बनाया था फॉर वोकैबुलरी शेयरिंग के लिए। अपने नाम याद रखने के शेंग ने क्या किया था, उसके बाद लैन ने क्या किया था। अब जो यहाँ पर हमारे पास फिर दिए हैं लैन संग एंड चैंग, जो भी ये दिए हुए हैं, इन्होंने क्या किया कि MPAL मोबाइल, ये अपने वर्ड याद रखना है, मोबाइल डिवाइस सपोर्टेड पीयर असिस्टेड, मोबाइल पीयर असिस्टेड लर्निंग, ये है MPAL, मोबाइल पीयर असिस्टेड लर्निंग। ये सिस्टम बनाया जो कि EFL स्टूडेंट्स की जो है ना रीडिंग स्किल्स को और ज़्यादा इंप्रूव करता था। फिर यहाँ पर हमारे पास है ये क्या चीज़ है? ऐप, ये ना एक ओपन सोर्स एनोटेशन टूल है जिसमें स्टूडेंट्स ग्रुप रीडिंग करते हैं, एनोटेशन शेयर करते हैं और एक दूसरे की ना अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या आते हैं? चैलेंजेस इन टेक्नोलॉजी रीडिंग क्या है? एक तो है वन इंपॉर्टेंट चैलेंजेस टुडे फॉर एजुकेटर इज देन टू फाइंड क्रिएटिव एंड इफेक्टिव वे टू लेट डिस्ट्रैक्टेड रीडर बैक टू प्रोडक्टिव लैंग्वेज लर्निंग। पहले क्या है कि डिस्ट्रक्शन और ओवरलोडेड, हर तरफ इतना ज़्यादा कंटेंट है ना कि स्टूडेंट्स फोकस लूज़ कर देते हैं। इनफॉर्मल जो रीडिंग है जैसे चैट्स और मीम्स काफ़ी होते हैं, लेकिन वो सीरियस कंप्रीहेंशन में डिस्टर्ब करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर बच्चों चैलेंज है, वो है टेक्नोलॉजी का रैपिड चेंज। अनदर चैलेंज फेस बाय एजुकेटर इज कीपिंग अप विद द एवर इवॉल्विंग टेक्नोलॉजीज एंड सेलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट वंस टू डिजाइन इंस्ट्रक्शन एंड साउंड प्रिंसिपल्स ऑफ रीडिंग। उसके बाद थर्ड हमारे पास आता है कि टीचर ट्रेनिंग का गैप, जैसे कि ओल्ड नॉलेज जो है वो काफ़ी नहीं होता, टीचर्स को नए रीडिंग स्ट्रेटजीज और टूल्स जो है वो सीखने पड़ते हैं। फ्यूचर, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है फ्यूचर डायरेक्शंस। इसमें क्या पढ़ना है? इसमें ये आपने ऊपर से एक नज़र देख लेना। उसके बाद है कि देयरफॉर बाय चूजिंग द टूल्स वी आल्सो सिलेक्ट हाउ एंड व्हाट वी आर बिकमिंग। दिस कॉन्टेक्स्ट L2 रीडिंग में बी शेप्ड बाय 3 ट्रेंड्स इन टेक्नोलॉजी ऑफ लर्निंग
यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट कौन सा है, उबिक्वस लर्निंग। उबिक्वस लर्निंग कौन सा है कि लर्निंग हर जगह हो सकती है, मोबाइल डिवाइसेस के थ्रू ऑन द गो लर्निंग है। एम्बेडेड सिस्टम जो है वो हेल्प करते हैं लर्नर्स को रियल वर्ड और डिजिटल वर्ड्स को लिंक करने में। वोकेबलरी और जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है उनके लिए ऑलरेडी टूल्स जो है वो मौजूद है। सेकंड हमारे पास एडेप्टिव लर्निंग। एडेप्टिव लर्निंग एंड पर्सनलाइजेशन, ये क्या चीज़ है? टेक्नोलॉजी स्टूडेंट्स के जो है ना लेवल और प्रेफरेंस के हिसाब से एडजस्ट होती है। जो है ना बिग डाटा है उससे पता चलता है कि स्टूडेंट्स की नीड्स क्या हैं और उनके लिए ना कस्टम्स रीडिंग टूल्स फिर बनाए जाते हैं। VSTF यहाँ पर लिखा हुआ है, ये हमारे पास क्या है? विजुअल सिंटैक्टिक टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। ये क्या चीज़ है? इसमें आपके पास है कि ये भी ना एक आइडिया है जिसमें टेक्स्ट को स्ट्रक्चर्ड वे में शो किया जाता है ताकि ग्रामर और जो ग्रामर भी है और जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है ना वो आसान हो सके। फिर थर्ड है दिस टेक्नोलॉजीज में कंटिन्यू टू वर्क टुवर्ड ऑटोनोमस लर्निंग। ऑटोनोमस लर्निंग यानी कि खुद से सीखना। अब टूल्स बन रहे हैं जो कि स्टूडेंट्स की लर्निंग हैबिट्स और नीड्स के हिसाब से ना ऑटोमेटिकली हेल्प करते हैं और लर्नर्स को चॉइस और फ्रीडम मिलती है, जैसे प्रोजेक्ट बेस्ड टास्क और फिर अपना कंटेंट सेलेक्ट करना। बट हर लर्नर टेक्नोलॉजी को अलग तरीके से परसीव करता है, सो मोटिवेशन और कंफर्ट लेवल भी इंपॉर्टेंट है। ये था जी हमारे पास लेसन नंबर 11। इसमें अगर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लें तो वो कौन से हैं? तो बच्चों अगर हम इसमें से क्वेश्चंस की बात कर लें तो हमारे पास क्वेश्चंस बनते हैं। जो एक तो है कि जो L2 रीडिंग है ना उसके 3 जो मेन थियोरेटिकल व्यूज़ हैं वो कौन से हैं? वो स्ट्रक्चरल, कोग्निटिव और मेटा कोग्निटिव थे। उसके बाद बॉटम अप और टॉप डाउन वाला वो चीज़ आ सकती है कि बॉटम अप किसे कहते हैं, ये स्ट्रक्चरल है, और जो टॉप डाउन है वो दूसरा है, जो कोग्निटिव है वो है। फिर ये यही आ सकता है कि जो बॉटम अप जो स्ट्रक्चरल व्यू है वो किस चीज़ पे फोकस करता है और टॉप डाउन जो मॉडल है वो किस चीज़ पे फोकस करता है। तो जो टॉप डाउन है वो बैकग्राउंड नॉलेज और कॉन्टेक्स्ट पे फोकस करता है। उसके बाद जो भी ये तीन शॉर्ट वर्ड्स थे वो आपने याद रखने हैं कि उनके मुखाफिफ क्या हैं, काल का फुल फॉर्म क्या है, SLA का फुल फॉर्म क्या है, इस तरह के। और फिर जो एंड पे आपके पास कुछ पॉइंट्स थे ना वो ग्लोसेस और इंटोनेशंस वाले, वो आपने एक नज़र देख लेने हैं। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। नाउ मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर नंबर 12 के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।